पर आप तेजी देख सकते हैं 235 240 के टारगेट्स के लिए, और दूसरा नाम जो आपको शिवांगी मैम ने बताया वो BHEL, जहां पर भी आप लॉन्ग साइड में जा सकते हैं 85 रुपए के टारगेट्स के लिए, करीब 80 का एक स्टॉप लॉस यहां पर मेंटेन करेंगे। आगे भी हम शिवांगी मैम से बातचीत करेंगे, लेकिन अब हमारे साथ एक और खास मेहमान मौजूद हैं। तीसरी तिमाही में हेवेल्स के नतीजे अनुमान से कहीं ज़्यादा बेहतर आते दिखाई पड़े हैं। इस दौरान कमज़ोर कंज्यूमर डिमांड का असर जरूर दिखा है। और नंबर से बातचीत करने के लिए हमारे साथ हेवेल्स इंडिया के CMD अनिल सर मौजूद भी हैं, अनिल राय गुप्ता सर मौजूद हैं। अनिल सर नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। सबसे पहले तो ये क्वार्टर में मार्जिन्स प्रेशर में रहे, डिस्पाइट इनपुट कॉस्ट थोड़ी सी कम हुई, उसके बावजूद भी कंपनी के जो मार्जिन थे उनमें प्रेशर देखने को मिला। तो क्या पूरा इंपैक्ट नहीं आया या गोइंग फॉरवर्ड हम देखेंगे इसका इंपैक्ट? Well, in fact, अगर मैं sequentially देखूं तो most of the businesses में improvement आई last year के comparison में definitely, because raw material prices are at an all time high और थोड़ा cool off हुआ भी था, लेकिन अभी फिर volatility बढ़ी हुई है। I feel कि अगर मैं last quarter से sequentially देखूं तो we are satisfied with the performance की स्विच गेयर, केबल्स एंड वायर्स, लाइटिंग, ECD सब जगह मार्जिन इंप्रूवमेंट है। और गोइंग फॉरवर्ड हम लोग ये चाहेंगे कि अगर ये वॉलेटिलिटी इतनी ना बनी रहे तो शायद हम लोग इसको मेंटेन कर पाए, एक्सपैंड कर पाए। ओके अनिल सर, डिमांड साइड पर सिचुएशन कैसी है? क्योंकि कुछ FMCG प्लेयर, FMEG प्लेयर से कह रहे हैं कि अर्बन डिमांड में थोड़ा स्लगिश है, नंबर्स थोड़े से कमजोर हैं, लेकिन आप ओवरऑल डिमांड कैसे देख रहे हो? जी, थोड़ा सा अगर हम देखें कि हेवल्स का कुछ बिजनेस इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर से भी आता है, तो वहां तो डिमांड अच्छी बनी रही बिकॉज गवर्नमेंट का भी काफी पुश है टुवर्ड्स इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग। बट ऑन दी कंज्यूमर रेजिडेंशियल साइड थोड़ा सा चैलेंज रहा ग्रोथ में लास्ट क्वार्टर में। जनरली आपने ठीक कहा कि थर्ड क्वार्टर जो होता है वो एक फेस्टिव डिमांड का होता है, तो वहाँ एक चैलेंज था, थोड़ा इन्फ्लेशनरी ट्रेंड्स की वजह से भी हो सकता है। लेकिन ओवरऑल अगर हम पिछले 2-3 साल का CAGR देखें तो ग्रोथ पैटर्न अच्छा रहा है, कि वो रिफ्लेक्ट करता है कि रियल एस्टेट डिमांड भी अभी ठीक बनी हुई है। तो गोइंग फॉरवर्ड वी आर एक्सपेक्टिंग कि ये इसी तरह से बना रहेगा। ओके सर, लॉयड के बिजनेस को लेकर, क्योंकि वहां पर हाई कॉस्ट इन्वेंट्री का इफेक्ट थोड़ा सा देखने को मिला था, तो क्या वो हाई कॉस्ट इन्वेंट्री अभी भी प्रिवेल करेगी या अब वो डन है, हो गया वहां पर सब जो होना था? जी, जैसे थर्ड क्वार्टर में कुछ हाई कॉस्ट इन्वेंट्री थी, उसका प्रेशर रहा, और फोर्थ क्वार्टर में भी थोड़ा रहेगा, लेकिन नई प्रोडक्शन भी आएगी जो कि एक नॉर्मलाइज्ड लेवल्स ऑफ रॉ मटेरियल पे होगा। ऑल्दो वॉलेटिलिटी है, तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि थोड़ा इम्प्रूवमेंट वहां पे भी आना चाहिए। लेकिन अभी पिछले 2-3 हफ्तों से रॉ मटेरियल प्राइसेस में फिर एक वॉलेटिलिटी बनी हुई है। अनिल सर, थोड़ा अर्ली होगा पूछना आपसे, क्योंकि अभी भी आप विंटर क्लोथ्स के अंदर हैं, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड समर सीजन को लेकर क्या प्लान्स हैं? हाउ इज द स्टॉकिंग गोइंग ऑन, और आने वाले समय में क्या डिमांड एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप समर साइड पे? एक्चुअली हम लोग काफी पॉजिटिव हैं, बिकॉज लास्ट ईयर अगर देखें तो कोविड के 2 साल के बाद लास्ट ईयर पहला साल था कि एक डिमांड अच्छी आई। तो वी आर एक्सपेक्टिंग वो डिमांड समर प्रोडक्ट्स में इस साल भी अच्छी रहनी चाहिए। तो फैंस और एसीज में हम लोग काफी होपफुल हैं। ओके सर, लाइटनिंग बिजनेस कंटिन्यू कर रहा है डिक्लाइंस मार्जिन्स के अंदर, लेकिन नए प्रोडक्ट लॉन्च का वहां पे इम्पैक्ट जरूर है। सो इस स्पेस को लेकर क्या व्यू है आपका? एक्चुअली अगर हम कंट्रीब्यूशन ग्रॉस मार्जिन्स देखें लाइटिंग के, वो बरकरार हैं और इम्प्रूव कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह आपने कहा कि नए प्रोडक्ट्स लॉन्चेस की वजह से एडवर्टाइजिंग पुश भी रहते हैं, स्पेशली थर्ड क्वार्टर दिवाली के आसपास भी रहता है, तो उस वजह से ओवरऑल EBIT मार्जिन में दिखता है। बट लॉन्गर पीरियड में ये लाइटिंग काफी स्ट्रांगली हमारा परफॉर्म कर रहा है बिकॉज ऑफ न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस, इनोवेशंस। और सर एक सवाल B2C को लेकर भी, क्योंकि B2C में 75% के आसपास का कंट्रीब्यूशन है बिजनेस में और थोड़ा सा प्रेशर में है, तो क्या कुछ डिस्काउंट दिया जाए क्या यहाँ ट्रेड चैनल्स को लेकर? कुछ सोल्यूशन निकलेगा उससे? नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे मैंने कहा कि रॉ मटेरियल्स में अभी एक वॉलेटिलिटी है और एक स्टेबिलिटी रहती है प्राइसिंग में। ऐसा जरूरी नहीं है कि डिस्काउंटिंग से एक वो डिमांड बढ़ती है। तो इस तरह से नहीं है कि एक डिमांड के लिए हम लोग डिस्काउंटिंग कर रहे हैं। होपफुली प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट या मतलब वॉल्यूम एक्सपेंशन से ही हम लोग अपने मार्जिन्स को मेंटेन कर पाएंगे। ओके और लास्टली अनिल सर, क्योंकि बजट इज राउंड द कॉर्नर,
कुछ उम्मीदें, और आप इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस में हैं, रियल स्टेट में हैं, आपके लिए काफ़ी क्रूशल रहता है बजट का अनाउंसमेंट। सो कुछ उम्मीदें जो आप लगा रहे हो वहाँ पे? आई फील कंजम्पशन बनी रहे, और जिस तरह से लास्ट 3-4 साल से गवर्नमेंट का काफी एक पुश रहा है टुवर्ड्स इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग, रियल एस्टेट भी काफी रिवाइवल मोड पे है। और अगर आई थिंक फ्रॉम अ डिमांड कंजम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू अगर इस तरह की पॉलिसीज बनी रहे तो इंडस्ट्री के लिए काफी अच्छा रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल सर, हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, अपना समय हमें देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि जो वॉलेटिलिटी है इनपुट कॉस्ट को लेकर वो थोड़ी सी ईज आउट हो और उसका इम्पैक्ट नंबर्स में बेटर साइड पे देखने को मिले। बहुत बहुत शुक्रिया सर अपना समय हमें देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। हेवेल्स का स्टॉक लेकर आइए, करीब करीब 4% नीचे है नंबर्स के बाद। थोड़ा इम्पैक्ट ज़रूर है इनपुट कॉस्ट का, और वो रिफ्लेक्ट भी हो रहा है स्टॉक प्राइस में। 1157 1158 के स्तरों पर शेयर कामकाज कर रहा है। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद बात करेंगे हम शिवांगी मैम से एक सस्ते ऑप्शन को लेकर। लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले एक सस्ता ऑप्शन जो कल आपको दिया था प्रशांत सावंत ने, वो था वेदांता को लेकर। उन्होंने अपनी पोजीशंस में लॉन्ग साइड पर यहाँ पे अपनी रणनीति रखी थी, और जिस तरह के नंबर्स या जिस तरह के डिटेल हिंदुस्तान जिंक के बाद आए, उसके बाद से वेदांता के अंदर एक बढ़िया मूव बनता हुआ दिखाई पड़ा। तो एक सस्ता ऑप्शन जो कल प्रशांत जी ने दिया था, उसके लक्ष्य अचीव हुए वेदांता को लेकर। वैसे एक सस्ता ऑप्शन आपसे लौट के हम शिवांगी मैम से भी लेंगे छोटे से ब्रेक के उस पार।